हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम इसका एक और एप्लीकेशन स्टडी करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए। ओके, तो जो वायर होगा वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, जैसे कोई एक वायर ले लिया हमने, यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, है ना। इनफाइनाइट लेंथ के लिए कोई वायर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वायर। सपोज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है ये, है ना। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इसके नियर किसी पॉइंट पर। तो इसके नियर किसी भी पॉइंट पर सपोज यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो कि गॉसेस लॉ का सबसे पहला रूल है ना। तो वैसे गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Q इनसाइड, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका हम यूज करते हैं और गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आज जो हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो है एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। ओके, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है P पर। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये इसका रूल है। गॉसियन लॉ को हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए। ये हम स्टडी कर चुके हैं। और गॉसियस लॉ को जब आप स्टडी करेंगे, इसके लिए आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप गॉसियस लॉ को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, है ना। तो गॉसियस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या रहती हैं, तो वहां से आप इसे स्टडी कर लेंगे। इसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने के लिए एक ऐसा सरफेस हमने ड्रॉ किया। सपोज देखिए, ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है ना। इस पे जो चार्ज है वो तो गिवन नहीं होगा, इस वायर की चार्ज डेंसिटी गिवन होगी लैम्डा। तो हम कुछ लेंथ लेंगे कि किस लेंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना है। सपोज L लेंथ के लिए, हम L लेंथ के लिए, ये गिवन है L लेंथ का एक पार्ट ले लिया हमने, इस पर L लेंथ का पार्ट ले लिया इस वायर का। और इस L लेंथ के पार्ट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी L लेंथ के पार्ट के लिए। तो हम इसी लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। इसी पॉइंट से एक सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर किया। और सिलेंड्रिकल क्यों किया? देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहनी चाहिए, है ना। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमेट्रिकल है। और जो गॉसियन सरफेस है, ओके, वो सिमेट्रिकल है। देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंसेस हैं, इतनी ही डिस्टेंस यहाँ है और इतनी ही डिस्टेंस ये नीचे है ना। तो जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इसकी लेंथ अगर हमने अलग अलग ले ली, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, मान लेते हैं अगर यहाँ से ड्रॉ करते हम ऊपर की तरफ ज़्यादा ले लेते, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं रहता, है ना। जो कि गॉसियस लॉ की कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए गॉसियन सरफेस पर। अब यहाँ हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। क्या क्यों पड़ेगी ज़रूरत? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जनरली, E.ds, है ना, और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि E और ds के बीच का हमें एंगल चाहिए होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करेंगे, वो क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए, लास्ट हमने इंटीग्रेशन मेथड में भी इसे कैलकुलेट किया था, वहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाला था। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। लेकिन आज और हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। देखिए, समझने के लिए हम एक वायर लिया हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, ये किसी भी लेंथ का L लेंथ का एक वायर ले लिया। और ये इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है इसकी, तो हमने जो पार्ट लिया है वो कितना लिया है, L पार्ट लिया है। देखिए, यहाँ हमें सपोज इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक लाइन एलिमेंट ले लेंगे। एक लाइन एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया और इसकी जस्ट करस्पॉन्डिंग इतनी ही डिस्टेंस पर, यहाँ से इतनी ही डिस्टेंस पर एक और हमने यहाँ पर लाइन एलिमेंट ले लिया।
है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना है कि डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, है ना। तो लाइन एलिमेंट, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की अवे फ्रॉम दिस लाइन एलिमेंट होगी, सपोज दिस इज E1, है ना, और इस लाइन एलिमेंट की वजह से भी ऐसे ही डायरेक्शन हो जाएगी इससे अवे फ्रॉम दिस E2, है ना। ये इसके जस्ट करेस्पॉन्डिंग लाइन एलिमेंट है। हमने एक लाइन एलिमेंट इधर ले लिया, एक लाइन एलिमेंट हमने राइट साइड में ले लिया, एक लेफ्ट साइड में ले लिया ना। दोनों की वजह से जो डायरेक्शन होगी E1 और E2, ये डायरेक्शन अवे हो गई चार्ज से, है ना, जो सिंपल होती हैं। किसी भी चार्ज से जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे रहती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। तो इन दोनों की वजह से डायरेक्शन अवे हो गई। अब देखिए E1 के हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो एक तो ये कंपोनेंट होगा इसका, सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा एक तो E1 साइन थीटा, है ना, और एक होगा ये E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ऐसे ही E2 का एक कंपोनेंट होगा ये, अगर ये एंगल थीटा है तो E2 cos थीटा, और एक ये कंपोनेंट होगा दिस E2 cos दिस इज, ये होगा E1 cos थीटा, और ये होगा E1 cos थीटा, और ये होगा E2 cos थीटा, और ये होगा E1 साइन थीटा, और ये होगा E2 साइन थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल होता है कॉस और वर्टिकल रहता है साइन में। तो देखिए E1 और E2 ये सेम लाइन एलिमेंट हैं, तो ये मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों ही क्या रहेगा, ई रहेगा, दोनों ही ई रहेगा, है ना। सेम एलिमेंट है तो दोनों ही सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे। तो E1 E cos थीटा और E cos थीटा दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कंपोनेंट्स तो नहीं बचेंगे, है ना, ये कंपोनेंट्स नहीं बचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओनली कौन सा कंपोनेंट बचेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, दिस, अवे फ्रॉम दिस वायर, है ना, परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं तो उस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये एक लाइन एलिमेंट, इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग एक लाइन एलिमेंट होगा, यहाँ एक लाइन एलिमेंट लेंगे, फिर एक और लाइन एलिमेंट लेंगे, सबके लिए ऐसे ही डायरेक्शंस हम लेंगे, और जो नेट डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम दिस वायर होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी वायर के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, उसे हम कैसे बता सकते हैं कि डायरेक्शन होगी जस्ट दिस, कर्व सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गया। कहीं पे भी हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस, परपेंडिकुलर टू दिस कर्व सरफेस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस, है ना। सब जगह क्या रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस, है ना। सब जगह क्या रहेगी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दिस, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी और अवे फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से रहेगी। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी जस्ट। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें पता चल गया। अब देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं जहां से फ्लक्स जो है पास करेगा। देखिए एक तो ये कि ये पार्ट होगा इसका, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन गिवन है दिस, और एक ये प्लेन होगा पूरा, दिस प्लेन, है ना, दिस प्लेन, और एक दिस प्लेन, दो प्लेन ये हो गए, और एक ये कर्व पार्ट होगा इसका, ये जो कर्व पार्ट है सिलेंडर का। तो इसके तीन पार्ट्स हो गए इस सिलेंडर के जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये इसका कर्व पार्ट है पूरा का पूरा। तो थ्री फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, है ना। तो सबके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग पता करना होगा यहाँ पे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम कहेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो जिसकी जगह हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले देखिए हम यहाँ φ1 के लिए पता करते हैं। तो यहाँ हमने ये जो प्लेन है, ये तो प्लेन है बिल्कुल, ये वाला जो इसका एंड है प्लेन सरफेस ये है, और एक प्लेन सरफेस ये है ना। तो जब प्लेन सरफेस ये है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम एक ds ले लेंगे, उस डायरेक्शन में ये हो जाएगा ds। ओके, बिल्कुल इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा ये ds। एक हमने सरफेस एरिया ले लिया ds, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds बिल्कुल अवे फ्रॉम दिस। ऐसे ही इसके लिए एक ds हम लेंगे, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस, है ना। एक एरिया वेक्टर, एरिया ले लिया हमने यहाँ पे, सरफेस एरिया लिया ds, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा ds वो क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस प्लेन। ओके,
1 और 2 दोनों के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, अवे फ्रॉम दिस। तो E और DS इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर E और DS के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, ऐसे ही जो इसका थर्ड पार्ट है, जो इसका कर्व पार्ट है, इसका जो कर्व पार्ट है उसके लिए यहाँ पे हम एक ds ले लिया हमने एरिया वेक्टर, उसके लिए ds की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस, है ना, परपेंडिकुलर। तो ds और E इन दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री, और यहाँ कितना है 90 डिग्री, यहाँ कितना है 90 डिग्री। तो ये इसकी कंडीशन होती है जब हम गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं हम जिसके लिए E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री रहे या 90 डिग्री रहे या इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहे, जो हम कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉसियस लॉ में स्टडी कर चुके हैं, जिसको हम गॉसियस लॉ का जो पूरा वीडियो है आप उसे देख लेंगे, वहाँ से आप इसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। वहाँ भी हमने बताया था कि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर अकेले 0 डिग्री भी रह सकता है। इस तरीके का हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हमने ऐसा ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम सारी कंडीशंस को यहाँ फुलफिल कर पा रहे हैं, है ना। तो φ1 सबसे पहले हम इस प्लेन के लिए लेंगे। देखिए φ1 क्या रहेगा, φ1 E इस प्लेन के लिए, है ना, E डॉट ds और क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना। तो E ds cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो ये cos 90 डिग्री क्या रहता है, 0 रहता है। तो φ1 क्या रहेगा, 0। तो सिंपल है कि इस प्लेन से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस प्लेन के पैरेलल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन के पैरेलल रहता है तो वहां से कोई भी फ्लक्स पास आउट नहीं होता है। फ्लक्स कब निकलता है, जब वो उसके परपेंडिकुलर रहे या किसी एंगल पे रहे, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही पैरेलल है। E और DS के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो φ1 क्या रहेगा, 0। ऐसे ही इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा φ2 वो भी क्या होगा, 0, क्योंकि E और DS के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे तो φ2 और φ1 दोनों ही क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब बचा इसका कर्व पार्ट, इस सिलेंडर का कर्व पार्ट बचा। उस कर्व पार्ट के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक कर लेते हैं, तो ये क्या रहेगा, ऐसे ही निकालेंगे हम E ds और cos 0 डिग्री, है ना। थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है। ओके, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका E ds cos। देखिए इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया। आप इसे E ds cos थीटा, है ना, ये हम यूज़ करते हैं इसको हटाने के लिए। A डॉट बी है ये, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर, है ना, ये A डॉट बी है सिंपल। तो E ds cos 0 डिग्री यहाँ हमने ले लिया। तो ये क्या रहेगा, E ds cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 1। ओके, तो E ds, अब यहाँ E तो कांस्टेंट है, इसीलिए तो कांस्टेंट रखते हैं हम। E को क्यों रखते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये बाहर आ जाए इंटीग्रेशन से और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर E ये वेरिएबल होता तो हम इसे बाहर नहीं निकाल पाते इस इंटीग्रेशन से, है ना। तो E को हम यहाँ बाहर कर लेंगे और ये ds। ओके, अब ds क्या है, ये दिस सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट जो है इसका सिलेंडर का क्या है, कर्व पार्ट। तो कर्व पार्ट का सरफेस एरिया क्या रहता है, अगर मान लिया ये रेडियस इसकी r है, इस सिलेंडर की रेडियस r है और l इसकी लेंथ है ना। तो क्या होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई r l। तो कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया कितना रहा इसका, थर्ड पार्ट जो है इसका सिलेंडर का कर्व पार्ट, 2 पाई r l। ये हम यहाँ यूज करेंगे। तो φ3 कितना हुआ, 2 पाई E इंटू 2 पाई r l, है ना। तो φ1 φ2 φ3, तो हमने यहाँ पे φe कैलकुलेट कर लिया। φe कितना कैलकुलेट करके आया, φe कितना आएगा, ये φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या रहेगा ये, φ1 कितना है, 0 प्लस φ2 कितना है, 0 और φ3 कितना है, E2 पाई r l, E2 पाई r l। तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी फ्लक्स की, E2 पाई r l। दिस इज द φe। देखिए इसी की हमें ज़रूरत थी, सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया, E2 पाई r l। अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, इस पार्ट को पूरे को, कंप्लीट को, इसे आप नोट कर लेंगे। तो E5 फ्लक्स जो आया है वो कितना आया है, दिस E2 पाई r l। ओके, E2 पाई r l। तो ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। φe कितना है, E2 पाई r l। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, Q इनसाइड जो चार्ज है,
Q इनसाइड, किसके, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखिए ये जो वायर है वो इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है ना। इस इनफाइनाइट लेंथ को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, लेकिन हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो लिया है L लेंथ का और R रेडियस का एक सिलेंडर है ना। अब इस वायर पर कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो L लेंथ का जो वायर होगा उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, है ना। जितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है वो कौन सा चार्ज रहेगा, केवल L लेंथ वाला जो चार्ज रहेगा इस वायर के पास वही रहेगा। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर मान लिया इस L लेंथ पर Q चार्ज है तो Q अपॉन L हो जाएगी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो L लेंथ पर, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो L लेंथ पर Q चार्ज है तो ये हो जाएगी, क्या कहते हैं इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q क्या है, हमने मान लिया Q इनसाइड ही है, ये Q इनसाइड है ना, और L लेंथ पर है तो L से हमने डिवाइड कर दिया, तो Q इनसाइड कितना रहेगा इस गॉसियन सरफेस के, लैम्डा इंटू L, है ना। तो ये भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। ओके, तो Q इनसाइड कितना रहेगा, लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं यहाँ पे, दिस फाई ई निकाल लिया हमने, दिस Q इनसाइड निकाल लिया, इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जस्ट इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। फाई कितना है, E 2 पाई RL इक्वल्स टू, फाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, Q इनसाइड कितना है, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमें कैलकुलेट कौन करना था, हमें तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड करना था, बाकी की चीज़ें हम इस साइड में ले जाएंगे। देखिए L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लेंथ वायर, है ना, जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ कितना लिया है, इसको 0 से बढ़ा लिया है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड है वायर। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, अगर लैम्डा पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द वायर। ओके, अवे फ्रॉम द वायर एंड परपेंडिकुलर टू द वायर। अगर ये नेगेटिव, अगर हम इसे लेते 0 से कम लेते तो नेगेटिव चार्ज होता है ये, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस कंडीशन में क्या था, अवे फ्रॉम वायर, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन थी। अगर नेगेटिव लेंगे हम यहाँ पे, नेगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, लाइक दिस, टुवार्ड द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, टुवार्ड वायर, है ना, और परपेंडिकुलर रहेगा दोनों ही केसेस में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। ओके, तो आपको इसे अच्छे से स्टडी कर लेना है, ये इसका एप्लीकेशन था और एनसीईआरटी की बुक से भी लिया गया है ये। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे उसके जस्ट किसी नियर पॉइंट पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।